नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में हरिवंश राय बच्चन जी और उनकी मधुशाला पर चर्चा की थी। तब हम बात कर रहे थे कि बच्चन जी ने जब मधुशाला की रचना की तो वो उस परंपरा से लीक से हट कर थी और जो आलोचना जगत में प्रारंभ में स्वीकार नहीं की गई, उनको अनेक आरोपों प्रत्यारोपों का सामना करना पड़ा और बच्चन जी ने उसका प्रत्युत्तर मधु कलश में कविता के रूप में दिया। वे कहते हैं, मैं नहीं हूं देह कर्मों से, बंधा जग जान ले तू, तन विकृत हो जाए लेकिन मन सदा अविकार मेरा। कि उन पर ये आरोप लगाए गए कि ये तो मदिरा की कविता है, ये तो युवकों को बिगाड़ने वाली है, ये तो साहित्य की एक जो सात्विकता होती है उससे दूर है, विकृत कविता है। अनेक आरोप लगाए गए, जबकि बच्चन जी ने कभी मदिरा को छुआ तक नहीं था, वे शराब नहीं पीते थे। वे कहते मन सदा अविकार मेरा, जग जान ले तू। इस तरह से उन्होंने मधु कलश में आरोपों का उत्तर देने का काफी प्रयास किया था, परंतु उनका अपना जीवन अनेक संघर्षों से युक्त रहा। पत्नी जो श्यामा इनकी पत्नी थी, 21 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था और क्षयग्रस्त थी, उनकी मृत्यु हो गई। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी मृत्यु को ये सहन नहीं कर पाए और निराश हताश हो गए, एकाकी जीवन जीने लगे। तो मन में जो एक निराशा का भाव आ गया था और एक एकाकीपन की स्थिति आ गई थी, जिसके प्रभाव स्वरूप इनकी कविता का स्वर बदलता है। जहां पहले ये मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश की रचना करते हैं, वहीं द्वितीय चरण में इनकी कविता का स्वर एक विरह का स्वर आता है, एक अकेलेपन का भाव, निराशापन का भाव उभर के आता है। और इस चरण में इनकी 3 कविता संग्रह आए, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर। निशा निमंत्रण जो इनका कविता संग्रह है, वे पूर्णतया श्यामा के मृत्यु से जुड़े हुए विषाद से युक्त है। संध्या से प्रारंभ होता है, रात के आरंभ में अंधकार में उसका विकास होता है और प्रातः के वातावरण में ये कविता जो है वो समाप्त होती है। तो इस तरह से निशा निमंत्रण 1938 में इसकी रचना करते हैं। वही स्थिति, वही परिस्थिति इनकी आगे भी चलती है, एकांत संगीत में भी और आकुल अंतर तक चलती है। और निशा निमंत्रण में उनका कहना है कि अपनी खुशी आप आसानी से अपने भीतर समेट कर रख सकते हैं, लेकिन अपनी पीड़ा, अपने दुख में आप अपना समभागी खोजते हैं। पीड़ा की तीव्रतम अनुभूति में अभिव्यक्ति स्वाभाविक हो जाते हैं। आप लिखने को बाध्य हो जाते हैं, आप लिखे बिना रह ही नहीं सकते। कि सुख में तो आप अपने भीतर सिमट जाते हो, खुशी में, परंतु जब दुख की स्थिति आती है तो आप अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किए बिना रह नहीं पाते। और कवि की वही मनस्थिति थी। अपनी पत्नी के वियोग में, उनकी मृत्यु के ऐसे कष्ट को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं और उस तीव्रतम अनुभूति को वो कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। और ये निशा निमंत्रण कविता संग्रह उनका उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ। प्रकृति की छोटी छोटी घटनाओं को जो कवि को आंदोलित कर देती है, गहराती संध्या में नीड़ों की ओर द्रुत गति से आते हुए उड़ते खगों की प्रतीक्षा में तो उनके शावक है, पर कवि पूछता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। कि पक्षी अपने घोंसलों में, अपने नीड़ों में वापिस लौट के आ रहे हैं,
पक्षी जानते हैं कि उनके शावक, उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर कवि एकांत में है, तो वो कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन विकल है, मैं किसके लिए लौट के आऊं। तो ये जो अपनी एक भीतर की एकाकीपन की जो मनस्थिति थी, वह उनकी कविताओं में उभर। और प्रकृति में जब हम देखते हैं, फूलों को खिलता हुआ देखते हैं, आकाश में पक्षियों को उड़ता हुआ देखते हैं, अपने घोंसलों की ओर वापिस आता हुआ देखते हैं, तो उनको यही लगता है कि वो तो सब अपने अपने परिवार में अपने जनों से मिलने के लिए जा रहे हैं, पर मुझसे मिलने को कौन विकल। और संध्या की वेला जब बीत जाती है तो पंथ नीड़ का खोज रहा है, पिछड़ा पंछी एक अकेला। कि वे पंछी तो अपने नीड़ को खोज रहा है, पर मेरा नीड़ कहाँ है, मेरा वो मार्ग, मेरा वो घर कहाँ है, मेरा वो पंथ कहाँ पर है। और निशा निमंत्रण की गीत, एक एक गीत बड़ा मार्मिक गीत है, और उस गीत को पढ़ते हुए एक पाठक के हृदय की जो संवेदना है वो जागृत हो जाती है। जैसे यह पतझड़ की शाम सखे, बड़ा ही मार्मिक गीत है। बीते दिन कब आने वाले, मधुप नहीं अब मधुबन तेरा। तो प्रकृति के उपादानों को लेकर के, छोटे छोटे उपादानों को लेकर के वे अपनी एकाकीपन के भाव को, अपनी तीव्र भावानुभूति को अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल इसी के साथ ही वे दूसरा कविता संग्रह इनका आया, एकांत संगीत। 100 गीतों का संग्रह है। उदासी, अंतर्मुखता, निराशा से पूर्ण कविता है इसमें। कवि के एकाकीपन की वेदना उभर करके आती है। जीवन के रूप वैभव की नश्वरता से उत्पन्न गहन अनुभूति और नवीन मान्यता के दर्शन इस संग्रह में मिलते हैं। संघर्ष का स्वर अब यहां इनका उभर करके आता है। बड़ी प्रसिद्ध इनकी कविता रही अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। उनके बेटे अमिताभ बच्चन ने ये कविता अपने स्वर में प्रस्तुत की हुई है कि अग्निपथ, अग्निपथ, अग्नि। और ऐसी ही एक और कविता इनकी, अग्निदेश से आता हूं मैं। तो निशा निमंत्रण में पूरी तरह से एकाकीपन का भाव है, निराशा का भाव है, कवि उसमें डूबा हुआ है। एकांत संगीत कविता में भी कवि के एकाकीपन की वेदना उभर करके आ रही है। पर जैसे जैसे कहते हैं ना, समय जो है सभी घावों को भर देता है, कवि अपने मन को समझाने में, अपनी आवेग को क्षमित करने में सफल होता है और कुछ अपने आप को संभाल पाता है। और जो तीसरा काव्य संग्रह आकुल अंतराया, उसमें वेदना का आवेश कुछ कम होता हुआ दिखाई देता है। कवि का ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि दुख सहन करना हमारी नियति है, कि दुख आएगा तो उसको सहन करना ही होगा। और इस संग्रह में कवि सुख दुख में समरसता की खोज करता है और यहां नीड़ का निर्माण फिर करने का प्रयास करता है। कवि के जीवन में नागिन और मयूरी के नृत्य का प्रारंभ होता है। जो मैंने प्रारंभ में ही मित्रों कहा था कि जीवन की जैसी जैसी परिस्थितियां आई, उसके अनुरूप बच्चन जी की कविता का स्वर तेवर बदलता रहता है। श्यामा पत्नी की मृत्यु होने पर पूर्णतः विरह से युक्त, पूर्णतः एकाकीपन के भाव को लेकर के निशा निमंत्रण और आकुल अंतर, एकांत जीवन, ये कविताएं आई। पर यहां आकर के उसके बाद वे अपने मन को समझाते हैं और दुनिया से फिर प्रयास करते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर करना होगा। तो वे दुनिया से प्रश्न करते हैं कि ये निर्माण के प्रतिनिधि तुझे बताना होगा, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो यहां कवि की संवेदना परिवर्तित हो रही है। कवि उस एकाकीपन से बाहर निकल के आ रहा है और इसके पश्चात
कविता का स्वर परिवर्तित हुआ। अब क्या है, अब उनके जीवन में तेजी सूरी आती हैं। तो तेजी सूरी के साथ इनका विवाह होता है, तेजी बच्चन होती हैं, इनके फिर आगे 2 बेटे होते हैं, अमिताभ, अजिताभ। तो फिर इनके जीवन में एक तरह से माधुर्य आता है, प्रेम का प्रसार होता है, और तब इनकी कविता का नया स्वर निकल करके आता है तृतीय चरण के रूप में। और इसमें इनका काव्य संग्रह आया 1945 में सतरंगिनी, जिसमें मूल स्वर अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर, मरण से जीवन की ओर प्रस्थान करने का है। और सतरंगिनी जो इनका काव्य संग्रह है, वह अंधकार से जूझकर ज्योति की ओर प्रस्थान करने का संग्रह है। सतरंगिनी तम भरे गम भरे बादलों के ऊपर इंद्रधनुष रचने का प्रयास है, अवसाद के अंधकार से प्रसन्नता की रंग छटा में आने का। और इस काव्य संग्रह में जो इनकी प्रसिद्ध कविताएं रही, जो बीत गई सो बात गई, नई झंकार, मुझे पुकार लो, तुम गा दो, तो यहाँ इनकी कविता का स्वर अब बदलता है। उसी बीच में सतरंगिनी के में जो कविता आती है कि काले घनों के बीच में, काले क्षणों के बीच में, उठने गगन में लो लगी, ये रंग बिरंग विहंगिनी, सतरंगिनी सतरंगिनी। तो यहाँ कविता अब पुनः अंधकार से प्रकाश की ओर जा रही है, यहाँ पुनः निराशा से आशा की ओर परिवर्तित हो रही है। और इसी के साथ ही फिर दूसरा कविता संग्रह इनका निकल के आया, मिलन यामिनी, जो पूरी तरह से प्रेम पर आधारित है, श्रृंगारिक कविता संग्रह है, जिसमें नया वसंत, नया राग, नए रंगों की बहार नजर आती है। कवि के हृदय की तीव्र प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति होती है। प्रणय चित्रों में प्रकृति का मानव सापेक्ष वर्णन, जहां पहले निशा निमंत्रण में एकांत संगीत में प्रकृति को देख करके कवि के मन में विषाद की उत्पत्ति होती है, विरह का भाव जागृत होता है, यहाँ अब प्रेम का भाव जागृत होता है। कहते हैं ना, प्रकृति भी मानव की सुख दुख की सहचरी होती है, तो मानव सुखी है तो प्रकृति भी उसे आनंदमयी प्रतीत होती है। अगर मनुष्य दुखी है तो प्रकृति भी उसे अपने साथ दुखी जान पड़ती है। तो पहले वो दुखी होता है, उसे लगता है कि पक्षी तो अपने नीड़ों में जा रहे हैं, पर मेरे लिए कौन विकल हो रहा है। परंतु अब क्योंकि स्थितियां बदली है, कवि के मन में पुनः प्रेम का भाव जागृत हुआ है, तो चांदनी फैली गगन में चाह मन में, तो चाह जो है पुनः जागृत हो रही है, मन में फिर प्रणय की, प्रेम की इच्छा जागृत हो रही है। आज आंखों में प्रतीक्षा फिर भरो तो, आज तुम मन को भविष्य में बदल दो, आज जीवन का नया अध्याय खोलो। तो इस तरह से एक आशावादी भाव मिलन यामिनी में हमें दिखाई देता है। फिर इसके बाद कवि चले जाते हैं विदेश में अध्ययन करने के लिए, अपनी पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले जाते हैं, और वहां जाकर के फिर इनके मन में विरह का भाव जागृत होता है, और तब रचना करते हैं प्रणय पत्रिका की। परंतु निशा निमंत्रण और प्रणय पत्रिका दोनों में अंतर है। प्रणय पत्रिका में निराशा का भाव नहीं है, दोनों में विरह है, पर निशा निमंत्रण में श्यामा की मृत्यु हो जाने के बाद जो एक पीड़ा है मन की, वो पूरी तरह से विषाद से, निराशा से युक्त है। पर प्रणय पत्रिका में विरह है, परंतु उसमें प्रेम की मधुर स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं। इसमें प्रणय के सरस मधुर चित्र साथ में प्रस्तुत होते हैं। उसका पहला ही गीत यही कहता है, याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जागा। तो विरह वर्णन है प्रणय पत्रिका में, परंतु आशा
का संचार लेते हुए, मधुर स्मृतियों को लेकर के, मधुर चित्रों से युक्त होकर के। प्रवास में कवि के उदास एकांत क्षणों में मन वीणा रूपी कविता ही इसका सहचर है। सो ना सकूंगा और न तुझको सोने दूंगा, हे मन वीणे। अपनी मन की वीणा कविता को संबोधित करते हुए कहते हैं, या कहते हैं, अनमिल तार सभी बाहर के, भीतर के कुछ तार मिला दो। या एक और उनके इसी में गीत आता है, मेरी तो हर सांस मुखर है प्रिय, तेरा सब मौन संदेशे। तो इस तरह से प्रणय पत्रिका पूरी तरह से विरह गीत है। और फिर कवि एक और कविता संग्रह रचते हैं, आरती और अंगारे, जिसमें संघर्ष और अंतर्द्वंद्व दोनों की सह उपस्थिति प्रस्तुत हुई है। पीठ पर दर भोज अपनी राह नापूं, या किसी कली कुंज में रम गीत गाऊं। तो ये आरती और अंगारे, यहाँ कवि फिर थोड़ा सा उसकी भावनाओं में परिवर्तन आता है। कवि फिर मिलन यामिनी और प्रणय पत्रिका के रूप में जो प्रेम के गीत गा रहा था, अब कवि का भाव जो है वो फिर परिवर्तित होता है। यहाँ से हम उनकी काव्य यात्रा के चतुर्थ चरण की ओर बढ़ते हैं, जहाँ वो धार के इधर उधर, दो चट्टाने, हलाहल, इस तरह की कविताओं की रचना करते हैं। अब तक हमने देखा कि बच्चन जी का स्वर जो था वो वैयक्तिक था, अंतर्मुखी था, आत्मनिष्ठता थी उनमें। कवि अपने सुख दुख की, अपने प्रेम विरह की अभिव्यक्ति कर रहा था। परंतु इस चरण में आते हुए, यहां तक पहुंचते हुए, कविता का स्वर अब समाजोन्मुखी होता है। अब कविता समाज की ओर बढ़ती है, और धार के इधर उधर जो काव्य संग्रह अब आया इनका, वहां कविता समाज के सुख दुख को, समाज के में जो असंतोष फैला हुआ था, भ्रष्टाचार जिस तरह से हो रहा था, जिस तरह से समाज में एक निराशा की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो उसका वर्णन इन कविताओं में करते हैं। कवि अपने अंतर्मन की गुफा से निकल करके विश्व की ओर जागरूक दृष्टि से देखने लगता है, संपूर्ण मानव जाति की एकता का आह्वान करता है। अब अपने वो निजी सुख दुख से बाहर निकलता है। अंतर्मुखता से कविता बहिर्मुखता की ओर बढ़ती है, वैयक्तिकता से समाज की ओर बढ़ती है। और जो विश्व में युद्धों की बाढ़ आ गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और उसका भयावहता कवि ने अनुभव की, और उस बाढ़ को देख करके कवि के मन में जो क्षोभ, एक मन में व्यथा जागृत होती है कि किस तरह से मानव को तिरस्कृत किया जा रहा है, भावनाओं को तिरस्कृत किया जा रहा है, और केवल युद्धों की विभीषिका फैली हुई है। तो उसको देखते हुए वे दो चट्टाने और धार के इधर उधर इन कविता संग्रहों की रचना करते हैं। वे प्रश्न करते हैं, पृथ्वी क्या इसलिए बनी थी विश्व विजय की प्यास जगाए, सेनाओं की बाढ़ उठाए, हर शस्य उपजाना तजकर, संगीनों की फसल उगाए, शांति युक्त श्रम निरत निरंतर, मानव के दल को डर पाए। कि पृथ्वी तो इसलिए नहीं बनी थी, ये संसार तो इसलिए नहीं बना था कि आपस में युद्ध करता रहे और एक प्राणी दूसरे प्राणी को दबा करके रखे, एक देश दूसरे देश को दमन करे। तो विश्व विजय की प्यास लेकर के तो ये संसार का निर्माण नहीं हुआ था। सेनाओं की बाढ़ तो इसलिए नहीं बढ़ाई गई थी। पृथ्वी पर अन्न उपजाना छोड़ करके, हरियाली छोड़ करके, और संगीनों की फसल उगाना, बंदूकों की फसल उगाना, तो ये इसलिए तो इस विश्व का निर्माण नहीं हुआ था। तो ये जो कवि के मन में उस द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देख करके एक विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न हुई, वो इस कविताओं में उभर करके आती है। फिर उसी समय 1942-43 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, और उस समय कितने लोग मारे गए भूख से पीड़ित होकर के, प्यास से पीड़ित होकर के। और वे समाज की उस स्थिति को
कवि का संवेदनशील मन नहीं देख पाया और उन्होंने बंगाल का काल कविता संग्रह की रचना की। और यह सर्वप्रथम मुक्त छंद की रचना है। इससे पहले कवि रुबाइयों की रचना कर रहे थे, लोक धुन में गीतों की रचना कर रहे थे, परंतु यहां आकर के मुक्त छंद की रचना की है। और ये सामयिक महत्व और शाश्वत गुण से युक्त कविता है, कविता संग्रह है। बंगाल का अकाल पड़ा तो वो जो सामयिक स्थिति थी उसका वर्णन, उसका यथार्थ चित्रण तो है ही, परंतु उस कविता का प्रभाव आज भी समाज पर पड़ती है। जैसे नागार्जुन के अकाल के बाद कविता हम देखते हैं, शाश्वत गुणों से युक्त है कि जब जब ऐसी स्थितियां आती हैं, जब जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो उससे मनुष्य को कैसे उबरना चाहिए, कैसे उसको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो वो एक किसी कविता में केवल यथार्थ का चित्रण कर देना मात्र ही कविता नहीं होती, परंतु उस संघर्ष से, उस स्थिति विशेष से कैसे मनुष्य निकले, उसकी प्रेरणा देना, ये कविता में शाश्वत गुण लाना होता है। तो बंगाल के अकाल की विभीषिका का जो समाज पर लोगों को प्रभाव पड़ा, तो वह उससे उस दुर्बल पीड़ित निरीह मानव को संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला कविता संग्रह रचा बंगाल का काल। अपने अधिकारों के प्रति सचेत करते हुए जागृति से युक्त ये कविता है। और फिर कविता आगे बढ़ती है, क्योंकि गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन चला, स्वतंत्रता में गांधी जी का इतना प्रभाव रहा और उनके कारण ही, उनके नेतृत्व में ही देश आजाद हुआ। और 1948 में जब गांधी जी की हत्या कर दी जाती है और उससे बहुत अधिक पीड़ित होते हैं बच्चन जी, और वो गांधी जी के व्यक्तित्व पर भी कविता संग्रह करते। फिर सूत की माला, खादी के फूल, ये कविता संग्रह उन्होंने गांधी जी को समर्पित करते हुए किए। एक और इनका काव्य संग्रह रहा बुद्ध और नाच घर। ये भी बड़ा प्रसिद्ध इनका कविता संग्रह रहा, जिसमें बुद्ध के जीवन दर्शन को, बुद्ध की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करते हुए वे देखते हैं कि एक और गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है और बिल्कुल उसके सामने नाच घर बना हुआ है। तो दो बिल्कुल विपरीत स्थितियां, परिस्थितियां, और किस तरह से बुद्ध का जीवन दर्शन जो पूरे समाज को परिवर्तित कर देने वाला था, और आज उसकी क्या स्थिति हो रही है, तो उसको सामने रखते हुए इन्होंने बुद्ध और नाच घर की कि मानव द्वारा देवत्व का कैसे उपहास किया जा रहा है, उसका वर्णन है। तो आधुनिक मानव की निम्नगामी प्रवृत्ति और दिखावे की जो विडंबना है, उसका सजीव चित्रण इस कविता संग्रह में करते हैं। व्यंग्य, कटुता और आक्रोश का पहना स्वर इस कविता संग्रह में दिखाई देता है। बुद्ध और नाच घर की प्रसिद्ध कविताएं हैं, इनमें नया चांद, पपिया और चील, कौवे, युग का जुआ, शैल विहंगिनी, डैफोडिल, ये इनकी इसमें प्रसिद्ध कविताएं रही। और इसके बाद इनका अंतिम काव्य संग्रह आता है जाल समेटा, जिसमें अब ये कविता का एक अंतिम चरण आ रहा है। यहां लगता है कि कवि बस अब इसके बाद कविता नहीं करेगा। कवि का मन, अब उसकी भावनाएं चुक गई हैं। जो वे अभिव्यक्ति कर पा रहा था, जो वे समाज को दे पा रहा था, वह उसका अंतिम चरण जाल समेटा में आ जाता है। उसके बाद उनके कविता संग्रह विशेष नहीं निकल करके आए, उसके बाद कोई विशेष कविता उनकी आई भी नहीं। फिर इसके बाद वे गद्य की ओर मुड़ते हैं, गद्य रचनाएं करते हैं और अपनी आत्मकथा लिखी। हिंदी साहित्य में इनकी आत्मकथा पांडेबेचन शर्मा उग्र की नई खबर के बाद अपनी एक विशेष पहचान लिए हुए एक विशेष रूप में प्रसिद्ध है। 4 भागों में आई, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो इन 4 भागों में इन्होंने अपने जीवन के
अनुभूतियों का, जीवन में जो इनके संपर्क में लोग आए, जो परिचित आए, जो जीवन में जो भी सहा इन्होंने, उस सब का एक सजीव यथार्थ चित्रण अपनी आत्मकथा में करते हैं। निबंध संग्रह इन्होंने लिखे, नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियां, जिन्होंने अपने संपर्क में आए हुए साहित्यकारों का परिचय दिया है, उनके बारे में लिखा है। और इनकी एक डायरी भी है, प्रवास की डायरी। और हरिवंश राय बच्चन ने अनुवाद का कर, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के ज्ञाता थे। अंग्रेजी के तो ये प्राध्यापक ही रहे, साहित्य पूरा पीएचडी इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में किया, पर इन्होंने अंग्रेजी रचनाओं का भी हिंदी में अनुवाद किया। शेक्सपियर के हैमलेट और मैकबेथ का अनुवाद किया। उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद किया। 64 रूसी कविताओं का अनुवाद किया। भगवत गीता से प्रभाव में आए तो जन गीता नाम से दोहा चौपाई में अनुवाद किया। तो इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। 2 चट्टाने काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी जो आत्मकथा थी उस पर पहला सरस्वती सम्मान इनको प्राप्त हुआ। एफ्रो एशियाई सम्मेलन द्वारा कमल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1983 में बच्चन ग्रंथावली 10 खंडों में प्रकाशित हुई। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने हरिवंश राय बच्चन जी के कविता संग्रह, उनकी रचनाओं के ऊपर चर्चा की। अगली बार नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।